नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। चलिए तो बच्चे, मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, आप ही के लिए। और इसमें 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। 20 प्रश्नों में से आपको सही सही जवाब देने हैं और अपना मूल्यांकन खुद ही करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करें। और इससे पहले कि शुरू करें, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इस प्रश्नोत्तरी को हल करना है, ठीक है। इसमें आपको जो है क्रमवार जो है क्वेश्चन देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शनों को सोचकर आपको एक सही जवाब आपको देने हैं और हो सके तो कमेंट में लिख देने हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि आपसे यह गलत भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ठीक। यदि आपसे गलत हो जाता है तो उसको जांचने के लिए मेरे द्वारा सही उत्तर भी यहाँ पे बताया जाएगा। मैं क्वेश्चन के अंत में ही, पहला क्वेश्चन के अंत में ही पहले क्वेश्चन का जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक आपके जवाब देने के बाद, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके, तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? ओके, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आप सब बढ़िया से करेंगे। चलिए शुरू कर दें। तो चलिए, ये पहला सवाल आपके बीच, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? समझ में आ रहा है? आप सभी जानते होंगे क्योंकि सभी तो दुकान जाते ही हैं, है ना। और गणित में भी आपने पढ़ा ही होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो चलिए बताइए, 2000, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 2500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। जिसने 1000 ग्राम कहा वे सही हैं, और जिनका उत्तर जो है अन्य ऑप्शन पे था, अभी थोड़ा इसको समझ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा फल खट्टे फलों का राजा के रूप में जाना जाता है और स्वाद में खट्टा होता है? देखिए ध्यान से पढ़िए, कौन सा फल खट्टे फलों का राजा के रूप में जाना जाता है और स्वाद में खट्टा होता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, उन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको चुनने हैं। आम, संतरा, नींबू, अमरूद। चलिए आप लोग बताएं कि कौन सा आंसर सही है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कौन सा फल खट्टे फलों का राजा के रूप में जाना जाता है और स्वाद में भी खट्टा होता है ना। आम है कि संतरा है कि नींबू है कि अमरूद है? तो चलिए मैं इसका सही जवाब दूं आपको। आपका अंदाजा लग गया होगा, आपने लगा लिया होगा अंदाजा कौन सा है सही ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है नींबू। नींबू जो है खट्टे फलों का राजा होता है और इनका स्वाद खट्टा तो होता ही है, आप सभी जानते हैं ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था? देख रहे हैं बच्चों, ये राष्ट्रगान आप रोजाना गाते हैं अपने स्कूल में, है ना। तो रोज गाते हैं तो आपके टीचर्स ने ये भी बताया होगा कि इनको किसने लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये 4 कवियों, रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको एक सही उत्तर को बताने हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था, किसने उसे लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, तुलसीदास ने कि मैथिली शरण गुप्त ने? मेरे ख्याल से आप सभी ने अपना आंसर रख दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं
देखते हैं कि कौन सा सही है, मिलाते रहिएगा। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ जिसने रविंद्रनाथ टैगोर अपने ऑप्शन में रखा था उसका आंसर सही है। ठीक है, तो वो अपना मूल्यांकन करते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? समझ में आ रहा है? जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ऐसे कोई प्राकृतिक उपग्रह होंगे जिसका नाम बताइए। और हाँ, 4 ऑप्शन तो आपके सामने दिख ही रहे हैं ना, सूर्य है, बुध है, मंगल, चंद्रमा। उन्हीं से आप एक को बताइए। चलिए, तो मैं ही आपको इसका सही आंसर अभी बताता हूं, देखते रहें। चंद्रमा इसका सही आंसर है, चंद्रमा। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ें। किस त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है? इस त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। रोशनी मतलब समझ रहे होंगे, मतलब लाइट, प्रकाश, है ना? तो किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से शायद आप सभी जान रहे होंगे इसको, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ तो मनाते ही हैं। तो चलिए बताइए, क्या होली है, क्या दिवाली है इसका सही आंसर, क्या नवरात्रि है, या फिर जन्माष्टमी? तो मेरे ख्याल से सभी समझ पा रहे होंगे इसको। तो इसका जो सही जवाब है दिवाली। इस त्योहार को रोशनी का भी त्योहार कहा जाता है, इसका सही जवाब है दिवाली। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? अरे वाह, क्या बात है! अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, इसको तो बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे, क्योंकि रोजाना इसको पढ़ते हैं ना। ABCD यही तो है वर्णमाला। तो ये कितने हैं A से Z तक आपको पता है? 26, 27, 28, 25 कितने हैं? चलिए जवाब बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? सोचिए और अपना उत्तर लिखिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? इसका सही जवाब है 26। जी हाँ, 26 ही होता है ना? ठीक है, तो जिन्हें 26 कहा उनके जवाब सही है, और जिन्होंने 27, 28 और 25 को बताया वे थोड़ा एक बार इसे और कंफर्म करेंगे। ABCD Z तक लिखिए और उसको काउंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा जो देश है भारत, उसका राष्ट्रीय पुष्प मतलब समझ ही रहे होंगे, फूल को बोलते हैं पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, गुलाब, गेंदा, मोगरा? सोचिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा लगाइए, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं इसको, है ना? आपके शिक्षकों ने इन्हें बताया है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, गेंदा, मोगरा? चलिए इसका सही जवाब मैं दूं आपको, आप मिलाते रहिए अपने जवाब के साथ। इसका सही जवाब है कमल। यदि आपने कमल अपना जवाब लिखा तो बिल्कुल सही है आप, और नहीं तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये जो सवाल है अभी जस्ट आपको मैंने पूछा था, वैसे ही लग रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, पर वहां थोड़ा अलग था, यहाँ थोड़ा अलग है। वहां पे अक्षर था, यहाँ पे स्वर है। ठीक है, जैसे हिंदी में
आपके स्वर और व्यंजन होते हैं ना, वैसे अंग्रेजी में भी स्वर व्यंजन होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, इसको आप बताएंगे। स्वर यानी वॉवेल, इसको वॉवेल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 7, 4। चलिए बताइए सोच के। अरे अब तक तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा और आप अपना उत्तर लिख भी चुके होंगे। तो चलिए मैं भी अपना आंसर बता ही देता हूँ, जो सही आंसर है। मिलाते रहिए अपने सही आंसर के साथ, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो देखते हैं। ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, मिलाते रहिएगा। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? ऑक्टोपस जानते हैं ना, समुद्री जीव है ऑक्टोपस, है ना। तो ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 4, 5, 8, 5। ये देखिए 5 जो है 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये तो इसका सही जवाब नहीं है। तो ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं बेटे? तो ऑक्टोपस के होते हैं 8 पैर, ठीक है। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ठीक है। सही जवाब आपके बीच प्रस्तुत किया गया। अब चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने सुंदर गायन के लिए जाना जाता है और अक्सर रात में गाता है? कौन सा पक्षी अपने सुंदर गायन के लिए जाना जाता है और अक्सर रात में गाता है, ठीक है। क्या इसका जवाब कोयल है, या फिर कौवा, या फिर बगुला, या फिर तोता? चलिए आप ही बताएं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। कौन सा पक्षी अपने सुंदर गायन के लिए जाना जाता है और अक्सर रात में गाता है? मेरे ख्याल से आप सभी अपना जवाब लिख लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताऊं, आप मिलाएं। इसका जो सही जवाब है कोयल। हाँ, कोयल ही है जो बहुत ही सुंदर गायन करता है और रात में गाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपने जानते ही होंगे आप, है ना। तो ध्वज माने होता है झंडा, और राष्ट्रीय हमारे भारत का, देश का झंडा, है ना। देश का झंडा यानी आप समझ में आ रहा होगा आपको, जो हम 15 अगस्त में 26 जनवरी के दिन में देखते हैं, फहराते हैं, जय जयकार लगाते हैं ना। तो उस राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तिरंगा झंडा जिसको बोलते हैं, है ना। तिरंगा झंडा किसको बोलते हैं? कितने रंग होते हैं इसमें? 3 रंग, 4 रंग, 2 रंग, 5 रंग, बताइए। चलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग, 4 रंग, 2 रंग, 5 रंग। तो इनका जो सही जवाब है, चलिए सबको पता है मेरे ख्याल से, और इसका सही जवाब है 3 रंग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपके देश की राजधानी कौन सी है? आप कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में, है ना। तो भारत देश की राजधानी कौन सी है? भारत देश की राजधानी कौन सी है? सभी देश का राजधानी होता है, सभी राज्यों की भी राजधानी होती है ना। तो चलिए भारत देश की राजधानी कौन सी है ये बताइए। दिल्ली है, रायपुर है, मुंबई है, कोलकाता है। आपके देश की राजधानी कौन सी है ये बताएं। दिल्ली, रायपुर, मुंबई, कोलकाता। तो इसका सही जवाब चलिए देखते रहिए, दिल्ली। आपके देश की राजधानी दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है, या दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, ठीक है। भारत देश की राजधानी दिल्ली है। चलिए ठीक, आगे बढ़ें। पके हुए टमाटर का रंग कैसा होता है? पके हुए टमाटर का रंग कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बताइए। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप तो अपने घरों में रोज टमाटर खाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, सलाद बना के खाते हैं,
बाजार जाते हैं वहाँ भी आप देखते होंगे। तो कैसे कैसे टमाटर को आप लेते हैं जी, पके पके टमाटर को कि कच्चे टमाटर को? मेरे ख्याल से सभी पके टमाटर को लेते हैं। और पके हुए टमाटर का रंग कैसा होता है, चलिए बताएं। काला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है कि हरा होता है? तो चलिए, इनको सभी जानते होंगे और इनका आंसर भी आप लिख चुके होंगे अब तक। तो पके हुए टमाटर का रंग होता है लाल। बहुत बढ़िया, लाल ही होता है ना, पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। गोल गोल ये लाल टमाटर, लाल टमाटर लाल टमाटर ऐसा बोलते हैं ना, गाना सुनते होंगे। फुर्तीला था लाल टमाटर, सुने हैं ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? देखिए, ग्रीष्म यानी गर्मी, तो गर्मी ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? आपको पता है ना, 6 ऋतुएं होते हैं। ठीक है, तो 6 ऋतुओं के नाम आपको शायद पता हो या ना हो। चलिए, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, ये तो पक्का पता है। ठीक है, चिलमिलाती धूप के बाद कौन सा ऋतु आता है? तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु। कौन सा ऋतु आता है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है वर्षा ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आता है। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती है? मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती है? सुगंध, फूल, रस, पत्ती। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से क्या इकट्ठा करती है? जानते हैं, मधुमक्खी शहद बनाते हैं, है ना? फूलों में जाकर बैठते हैं और वहां से ऐसा क्या चीज लेकर आते हैं, उसके बाद शहद बनाते हैं? सुगंध, फूल, रस, पत्ती। चलिए बताइए, सबको पता है इसका सही जवाब। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से इकट्ठा करती है रस। फूलों का रस है ना, फूल के रस को लेकर तो वो अपने छत्ते में ले जाकर के भर देती है और वही शहद बनाती है। कौन से जानवर के पीठ में कुबड़ होता है ना? कौन से ऐसे जानवर है जिसके पीठ में बड़ा सा कुबड़ होता है? चलिए बताइए। देखे हैं ना सभी जानवर? घोड़ा देखे, हाथी देखे, ऊंट देखे हैं, जिराफ। शायद जिराफ आपने देखा हो या ना हो, पर उसको टीवी में तो, पुस्तक में तो देखे ही हैं। तो चलिए, इसका सही जवाब भी आपको पता ही होगा। कौन से जानवर के पीठ में कुबड़ होता है? घोड़ा, हाथी, ऊंट, जिराफ। इसका सही जवाब है ऊंट। ऊंट के पीठ में कुबड़ होता है ना? आगे प्रश्न, उस उड़ने वाले खिलौने का नाम क्या है जो डोरी को जोर से खींचने पर हवा में ऊपर उठ जाता है? प्रश्न थोड़ा लंबा लग रहा है पर है बहुत आसान। उस उड़ने वाले खिलौने का नाम क्या है जो डोरी को जोर से खींचने पर हवा में ऊपर उड़ जाता है? आप सबको पता ही होगा, आप सभी खेलते ही होंगे, है ना? क्योंकि ये तो बच्चों का सबसे प्यारा होता है खिलौना। और ऐसे खिलौने का नाम बताइए जिसके ऊपर डोरी बंधा होता है और खींचने पर वो हवा में ऊपर उड़ जाता है ना? याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। क्या इसका जवाब है हवाई जहाज, कार, गेंद, पतंग? इसका सही जवाब चलिए देखते हैं, पतंग। अब समझ में आया ना? पतंग में रस्सी बांधकर तो हम चलाते हैं, माजे से बांधकर उसको ऐसे मजे से खींचते हैं, है ना? और खींचते हैं तो वो हवा में ऊपर उड़ जाता है ना? खिलौना ही तो है पतंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीमार लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बीमार लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति बीमार लोगों की
देखभाल करता है उसको क्या कहते हैं? क्या उन्हें डॉक्टर कहते हैं, नर्स कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं, वॉचमैन कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं बच्चों? चलिए बताइए, बीमार लोगों की जो देखभाल करता है ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं, इसको कहते हैं नर्स। नर्स ही तो होता है जो हॉस्पिटल में बीमार लोगों की देखभाल करता है ना। डॉक्टर तो इलाज करता है, दवाई लिखता है, और फार्मासिस्ट दवाई देता है। वॉचमैन तो हॉस्पिटल के सामने बैठकर रखवाली करता है ना। तो बीमार लोगों की देखभाल जो करता है वह है नर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर अपनी लंबी सूंड और दांतों के लिए जाना जाता है? देखो, कौन सा जानवर अपनी लंबी सूंड और दांतों के लिए जाना जाता है? समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी लंबी सूंड और दांतों के लिए जाना जाता है? लंबी सूंड और दांतों, जानवर लंबी सूंड और दांतों। देखिए, गेस करिए, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी लंबी सूंड और दांतों के लिए जाना जाता है? शेर, हाथी, घोड़ा, ऊंट। शेर का तो सूंड नहीं होता, दांत होते हैं और लंबा नहीं होता। हाथी सूंड होता है, घोड़ा सूंड नहीं होता, ऊंट का नहीं होता। तो लंबी सूंड और दांत, हाथी ये हो सकता है। चलिए देखते हैं। हाँ, हाथी ही तो है इसका सही जवाब, है ना। शायद आप सभी को पता हो इसका जवाब पहले से, आप मूल्यांकन कर रहे हैं ना अपना। ठीक है, देखो किस तरीके से मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है ऐसे सवाल जवाब में, है बहुत। इनसे हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है, समझे बच्चों। तो ऐसा देखा करें, पढ़ा करें, समझा करें। जूते बनाने और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जूते बनाने और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, क्या बनाने वाले व्यक्ति को? जूते बनाने और मरम्मत यानी कि उसके टूट फूट के जो बनाते हैं, टूट फूट को, टूटे फूटे रहते हैं चप्पल जूते हैं, उसको बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जूते बनाने और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मोची, नाई, धोबी, दर्जी। चलिए बताइए बच्चों, जूते बनाने और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मोची, नाई, धोबी, दर्जी। तो जूते बनाने और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं मोची। ठीक है, तो देखें, यदि इस तरह से अपना हो गया 20 क्वेश्चन। क्या आपने 20 के सारे जवाब सही दिए? और जिस बच्चे ने ये सारे के सारे 20 प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, उसके लिए जोरदार ताली। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आगे आप प्रयास करते रहें। और जो बच्चे 20 से कम नंबर पाए हैं, ठीक है, वे थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, और जिनके बहुत ही कम नंबर आए हैं, वे थोड़ा सा और मेहनत करें और हमारे इस चैनल को देखें, ताकि ऐसे आपको जो है प्रश्नोत्तरी मिलते रहें। अपना मूल्यांकन करने के लिए, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है, अंत में आप सभी को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।